हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को हॉरर गुड्डा दिलेरी से के नाम से कुछ अपने अनुभव 40 साल पुराने रिसर्च अभी भी मैं करता हूँ, वो मैं सुना रहा हूँ। तो हॉरर गुड्डा दिलेरी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे हॉरर अनुभवों का आनंद लीजिए। तो एक बार क्या हुआ कि हम लोग दोस्त पढ़ते लिखते थे और घूमते रहते थे साइकिल से। काफ़ी पुरानी बात है। एक आदमी था मोटा मोटा, वो काला कुर्ता, फुल हाथ का काला कुर्ता और घुटना के नीचे तक काला कुर्ता पहने हुए, बाल बिखरे और चुपचाप कागज आगज बीनता रहता था इकट्ठा करके। न जाने कहाँ से उसको माचिस मिल जाती थी। शहर के बाहर रोड के किनारे आग जला देता था या ढूंढता सा रहता था कुछ, और बच्चों की आवाज़ में बोलता था, मेरी सीढ़ी किसने खींच ली, मेरी सीढ़ी किसने खींच ली। ऐसा वो रोता टाइप से भाग दौड़ करता था वहीं वहीं। और फिर वो चुपचाप बीनने लगता था, कुछ ढूंढने लगता था। फिर कहता था, मेरी सीढ़ी कहाँ गई, मेरी सीढ़ी किसने खींच लिया, मेरी सीढ़ी किसने खींच लिया। ऐसा वो कहता था। और उसको कभी खाते आते नहीं देखे और उसको कभी शहर के अंदर नहीं देखे। वो कभी भी दिख जाता था रोड के किनारे, कहीं भी कस्बे के बाहर, शहर के बाहर ही दिखता था वो। शहर के अंदर नहीं दिखता था, ना किसी से मांगता खाता था, अच्छा मोटा ताजा था। और बस वो यही कहता था। तो लोग कहते थे कि ये पागल है, भाग रहा घूम रहा, कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। सब अपने हिसाब से अंदाज लगाए रहते थे। एक चीज़ और कहता था वो, मेरे नाती कहाँ गया, मेरे नाती कहाँ गया। कुछ खिलौने रखे था जेब में, तो सब लोग ये अंदाज लगाए थे कि इसका शायद नाती गुम गया होगा। कहीं भी खोदने लगता था, मेरा नाती यहाँ है, मेरा नाती यहाँ है। तो वो नाती की बात करता था और एक बात और करता था, मेरी सीढ़ी किसने खींच लिया, मेरी सीढ़ी किसने खींच लिया। ऐसे वो तड़फड़ाने लग, बच्चे की आवाज़ में बोलता था वो। जब सीढ़ी खींचने की बात करता था तो बच्चे की आवाज़ में बोलता था। और जब वो कुछ खोदने लगता था, मेरे नाती कहाँ है, तब फिर वो अपनी आवाज़ में, आदमी खुद की आवाज़ में बोलता था, मेरे नाती यहाँ है। हम लोग सब अंदाज लगाए कि सभी लोग कि इसका नाती खो गया होगा, गुम गया होगा, सीढ़ी से गिर गया होगा, तो इसको दफना दिए होंगे। उसी के गम में ये पागल हो गया है, अपने नाती को ढूंढता फिर रहा है। और जहाँ वो खोदता था, मेरे नाती यहाँ वहाँ, तो सब यही अंदाज किए कब्र को खोदता होगा। नाती के दुख में ये थोड़ा सा पागल हो गया है, सदमा लगा होगा, ये सब अंदाज लगाते थे।
और वो बोलता बोलता किसी से कुछ नहीं था। और अचानक कहीं से आता था वो, कहाँ रहता था, क्या खाता था, ये नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम था। फिर हम लोग लड़के सभी दोस्तों ने सोचा, हमारी तो आदत ही थी गहराई पे जाके समझने की, बात क्या, असली बात क्या है इसके साथ। हमने एक बार दोस्तों से कहा कि यार इसको अपन खिलाते पिलाते हैं और इससे पूछेंगे पूरी कहानी, बात क्या है यार। तो दोस्तों ने कहा ठीक है। पहले तो कहा रहने दो यार अगल पागल, अरे हमने कहा चलो पूछते हैं यार। अब कोई कहेगा ही मानने न लगा, हमने कहा मारेगा तो भाग देंगे यार, क्यों मारेगा। गए हम लोग, मिठाई ये लेके गए, भांग का पेड़ लेके गए। हमने कहा इसका दिमाग थोड़ा स्थिर हो जाएगा तो ये बताएगा भी ये परेशान है। तो बचपन लड़का बचपन नहीं था, जवान ही थे हम लोग। तो उसको भांग का पेड़ा एड़ा प्रेम से गए, उसको बिठा ले, तो वो तो आ नहीं रहा था, बिठा ले उसको, आ गया शांति से। उसको खिलाए पिलाए सब बढ़िया, मिठाई और भांग का पेड़ एड़ा खिला दिए, तो वो सन्ना के बैठ गया। और बैठते हुए फिर वो बोलने लगा। हम लोग जो भी पूछें वो सब बताने लगा कि क्या है ये नाती, क्या है ये, कहाँ है तुम्हारा नाती, कहाँ के हो। वैसे वो राजस्थान के एरिया का लग रहा था। तो हम लोगों ने पूछा कि ये नाती कहाँ गया तुम्हारा नाती, और सीढ़ी कौन खींच लिया तुम्हारी, ये सब उसने बताना चालू किया। धीरे धीरे उसको भांग का थोड़ा एकाग्रता सी आई, कुछ गुड फील हुआ होगा, उसने बताना शुरू किया। तो वो सब कुछ बताने का सारांश ये था कि वो अपनी भाषा में, हम लोग सब उसके बीच बीच में वो ऐसे ही करने लगता था, लेकिन वो टोटल बताने का सारांश यही था उसका कि वो काफ़ी अमीर था और वो पशुओं का व्यापार करता था, और उसको जो पैसे मिल जाते थे तो उनको वो कहीं गड्ढा करता था 8x8 का, और वहाँ रख देता था, कोई आइडेंटिटी बना देता रहा ताकि कोई चोर चुराने न पाए और बाद में आके ले जाएंगे, या कोई हमारी पीढ़ी निकलेगी या हमारा कोई भी, तो इसको निकाल लेगा, इस धन को, पैसे को, जो कुछ भी है। तो वो एक काम और करता था, वो अंधविश्वासी, कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी अंधविश्वास चले आ रहे हैं, कुरीतियाँ चली आ रही हैं, उस कुरीति का शिकार था। उस कुरीति के अंतर्गत वो उस गड्ढे में जहाँ धन पैसा जो कुछ भी रखता था, वहाँ पर वो किसी बच्चे को बैठा के पूजा पाठ करके और सीढ़ी लगाता था, नीचे ले जाता था बच्चे को, किसी मोहल्ले कहीं से भी लाके किसी भी बच्चे को, और वहाँ बैठाल के उसकी पूजा पाठी करके उसी धन के पास, और फिर सीढ़ी से चढ़ जाता था पूजा पाठी सब कर, और ये कह के कि जब
तुम यहीं रहना, और जो यहाँ से कोई निकले उसको ये धान वगैरह सब दे देना। ऐसा उससे वचन कहवा के लड़के से, और वो सीढ़ी से चढ़ के बाहर आ जाता था और फिर सीढ़ी खींच लेता था और उस गड्ढे को ढाँक देता था, और वो बच्चा चिल्लाता ही रहता था। उसको जैसे भी तरीके से उसको ढाँक के, जो लकड़ी जिस चीज़ से भी उसको कवर कर देता था। इस तरह बच्चा धीरे धीरे वहाँ तड़फड़ाते हुए मर जाता था, और उससे जो वचन लेता था तो उसकी रूह, आत्मा, ऐसा उन लोगों का सोचना था। ये प्रथा में था, शायद न जाने कितनों को किए होंगे। ये बहुत कुप्रथाएं, अंधविश्वासों से भरा हुआ लोगों का मन है। तो इस तरह से ढांक के चले आते थे, वो चिल्लाते रहते थे बालक। फिर वो समझो खजाने की सुरक्षा में लग गया, ऐसा उनका मानना था। तो ये एक बार ऐसी धन गड़ाने के लिए गड्ढा अड्ढा किया और धन को रख दिया, सीढ़ी सब लगा दिया। बस को लड़के की व्यवस्था नहीं हो रही थी, और ये इसके लड़के, एक ही लड़का था, तो लड़के से झगड़ा हो गया था। लड़का दूर रहने लगा था, और उसका एक लड़का था, माने इस दादा का नाती था वो। तो वो नाती से मिलने भी नहीं देता था बड़ा बालक, ये अकेले ही रहता था। तो धन गड़ाने व्यवस्था बनाया उसने, और संजोग से लड़का ढूंढने लगा। संजोग से ये पहचानता तो नहीं था अपने नाती को, उसी को पकड़ लाया, अपने लड़के के लड़के को, कि ये कोई होगा। उसको पकड़ लाया और बिठाल के उसने सीढ़ी से उतार के गड्ढे में, और वैसे ही पूजा पाठी करके उसका तिलक चंदन जो कुछ भी ढोंग धतूरा किया हो, पूजा पाठी कुप्रथाएं तो हैं, और धन के पास बिठाल के उसको, बच्चे को लोभ दे के ले आए, और उससे वचन कहवाया कि जब तक मैं ना आऊँ, या मेरा कोई रिश्तेदार, कोई मेरे कुटुंबजन जब यहाँ से निकले, कोई वीरान सा एरिया रहा होगा, जब यहाँ से निकलें तो तुम उसको ये धन दे देना, और किसी को नहीं देना। ऐसे 2-4 बार कहलवाया, और बोला आँखी मूंद लो, पालती मार के बैठा दिया था, और धीरे से सीढ़ी से चढ़ के ऊपर चढ़ गया और सीढ़ी खींच लिया, और बढ़िया ढाक गूंद दिया वही सीढ़ी से छाके, और जो कुछ बनाए रखा रहा हो नाक गूंद के बराबर कर दिया। वो लड़का चिल्लाते रह गया, मेरी सीढ़ी कौन खींच लिया, मेरी सीढ़ी कौन खींच लिया। तो तड़फड़ाता रहा लड़का। अब ये बढ़िया चला आया अपना काम करके। फिर बाद में इसको पता चला कि वो तो मेरे बड़े लड़के का लड़का था। जब ढूंढने ऊँढने की बात यहाँ वहाँ उसके कान पर खबर पहुँची कि मेरे बड़े लड़के का लड़का, यानी मेरा नाती, गुम हो गया है, और उसको तलाश कर रहे हैं बड़ी तेज़ी से, और उसकी ऐसी ऐसी आइडेंटिटी, ऐसे कपड़े पहना है, ऐसा है, जो कुछ भी है बताए। तो ये
एकदम से घबरा गया कि अरे वो तो मैं अपने ही नाती को दफन कर दिया हूँ खजाना के पास। ये नाती के लिए तरस रहा था, दूर रहता था बड़ा लड़का और नाती को देखने भी नहीं देता था, तो नाती के लिए तरसता था। और नाती को वहाँ उसने गड़ा दिया। इसको बहुत शॉक लगा और ये शॉक में घबराते हुए उस स्थान को जल्दी से मैं खोद लाऊं, वो काफ़ी समय हो गया था, खोद लूँ, नाती को निकाल लूँ और वो ऐसे ही फिर कहाँ, जब उसका दिमाग ही खिसक गया तो अब उसको पता ही नहीं है कहाँ गड़ाया है, कहाँ से पागल जैसे भटकने लगा। तो वो जब से भटका ही रहा है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि जब वो बोलता था मेरी सीढ़ी किसने खींच लिया, तो वो बच्चे जैसी आवाज़ थी। ऐसा लगता था कि बच्चे की आत्मा उसके अंदर से बोल रही है। और फिर वो अपनी आवाज़ में बोल के खोदता था, इतनी सी लकड़ी से ऐसे ऐसे खुरियाते रहता था, कचरा हटाते रहता था चुपचाप, बाल बिखराए खराए गंदा उसका चोंगा था, नीचे पजामा नहीं था, सिर्फ घुटना के नीचे तक काला काला कुर्ता था। ऐसे भटकते रहता था वो टूटी फूटी आवाज़ में। ये सब बीच बीच में अटक जाता था और दुनिया भर का बकने लगता था। तो हमने सारांश निकाला उसकी पूरी बातचीत का कि ऐसी घटना उसके साथ हुई थी। इसीलिए कहते हैं कि दूसरे के लिए गड्ढा खोदने वाला आदमी खुद गिर जाता है। हाँ, अब बताइए, वो अपने नाती को ही दफन कर दिया था धन दौलत के लोभ लालच के चक्कर में, धन गड़ाने के चक्कर में, कुरीतियों के चक्कर में, पीढ़ी दर पीढ़ी जो अंधविश्वास चले आ रहे हैं। तो ये ऐसा उसका पूरी बातों का सारांश था। पर वो उसका थोड़ा नशा सा ख़त्म हुआ, लेट गया, फिर अचानक उठा और दौड़ते हुए फिर भागा। थोड़ा शाम हो गई थी, फिर वो दौड़ लगा के भागा, मेरा नाती कहाँ है, मेरा नाती कहाँ है। बहुत तेज़ भाग, हम लोग सोचे थोड़ा और पूछें इससे, लेकिन वो तेज़ी से भाग गया। हम लोगों की साइकिल बाइक दूर रखी थी, उस वहाँ तक गए जब तक वो न जाने कहाँ वो खेत खलिहानों तरफ गायब हो गया। वो ऐसे ही होता था, वो कभी भी प्रकट होता था और कभी भी वो गायब हो जाता था। तो वो भागते देखा हम लोगों ने और उसको जब तक साइकिल के पास बाइक के पास पहुँचे हम सभी दोस्त, तब तक वो गए भी काफ़ी दूर तक, उसको बहुत देखते रहे, कहीं दिखाई नहीं दिया वो। तो ये थी एक मेरा अनुभव। एक और बताता हूँ, दो तो मैं बताता ही हूँ, हर वीडियो में दो तो कम से कम बताता ही हूँ। एक अनुभव ये था कि हम जहाँ वर्किंग करते थे तो हम धूप में काम किया करते थे और हमारे चेहरे पे धूप लगा करती थी, पसीना निकलता था, हम एक एक घंटा लगे रहते थे दुनिया भर का काम करने में वर्किंग प्लेस में।
तो हमारा साथी भी करता था, अच्छा मस्त जवान, वो भी दूसरी जगह लगा रहता था, लेकिन वो अच्छा था, गुड नेचर था। वो मेरे पास आके बोला करता था कि ये विंडो में जो काला कांच लगा है, इसको दबा के नीचे कर लो तो धूप आना बंद हो जाएगी। तो मैं कहता था कि अरे रहने दो यार, धूप लगने दो, पसीना निकलने दो। मेरा सिद्धांत ये था कि पसीना निकलने से जहरीले टॉक्सिन बॉडी से निकल जाते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है। और एक कहानी भी सुना था कि ठंडे देश में लोग पसीना निकालने की कोशिश करते थे और दिन में हाल पूछते थे, और तुम्हारे पसीने का क्या हाल है। एक दूसरे से मिलते समय ये पूछते थे। तो मेरे को बात सही भी लगी, पसीना निकल जाने से बढ़िया शरीर हल्का हो जाता था, बढ़िया नहा लो। इसलिए मैं धूप वूप लगती रहती थी चेहरे पर, शरीर पर, और वो विंडो लगी थी, विंडो ज़ोर से क्लैंप दबाना पड़ता था तब वो कांच नीचे आता था। कौन कांच नीचे दबाए, कौन, वो सब मैं नहीं गिराता था वो काले कांच को, लेकिन वो बोलता था मेरे को, उसको खैनी खैनी कहते थे, खैनी नाम था उसका, खैनी। वो मेरे से बोला करता था कि ये गिरा लो कांच, इस टाइप से चलता। एक बार दुर्घटना में वो ख़त्म हो गया, वहीं दुर्घटना से ख़त्म हो गया, धोखे से कोई ये दुर्घटना में ख़त्म हो गया। तो जब मैं काम करता रहता था तो वो वैसे ही धूप लग रही थी, और वो मैंने देखा कि वो कांच खटाक से गिरा, मेरे चेहरे पर छाया आने लगी। मैं समझ गया, दो चार एक दिन हुआ था, मैंने कहा ये खैनी की करामात है, क्योंकि इतने बड़े क्लैंपों को दबाना, कांच को गिराना सरल नहीं था, और उसकी भावना हमेशा रहती थी कांच गिरा के ये काम किया करे, धूप नहीं लगेगी चेहरे में। तो कुछ अच्छी सोच के भी स्पिरिट, आत्मा जिसको कहते हैं, नेगेटिव एनर्जी होते हैं। और मेरा तो यही मानना था भाई, और एक बार नहीं, जब भी मैं धूप उधर काम करता था तो मैं फिर चेक भी करता, हो सकता है ढीला रहा हो, गिर गया हो, तो ढीला हीला नहीं था वो, उठाने में वो कस जाता था, वो दबाने में ही दोनों हाथ से क्लैंप दबाओ तब वो नीचे आता था कांच। तो अचानक गिरने का तो कोई चांस ही नहीं था, और मैं चेक भी कर लेता था, मैंने कंफर्म करने के लिए दोबारा भी जाता था, चेक कर लेता था टाइट है। अब खैनी जो है अपनी करामात दिखाएगा कि नहीं। थोड़ी देर करते 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 12-1 बजे, जब कभी उस पोजीशन पर इंजन वो वर्किंग प्लेस रहता था, तो वो गिराता था, मैं कंफर्म कर लेता था उस कांच को कि ये ताकत से ही गिरेगा, धोखे से ढीला हीला नहीं है ये। अब देखता हूँ तो वो खट से गिर ही जाता था, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग मनोबल का आदमी था, मजबूत था, शरीर से भी मजबूत था, स्ट्रांग था वो, और मेहनत का काम करता था वो, बहुत ईमानदारी से काम करता था। धोखे से दुर्घटना का शिकार हो गया था। तो इस टाइप से फिर
लोग वहाँ काम करने नहीं जाते थे, मैं तो नाइट में भी जाता था। लोग डरने लगे थे, मैं तो उससे नहीं डरता था, मैं तो वैसे भी नहीं डरता। तो मैं तो जाता था अकेले, मेरे साथी लोग नहीं जाते थे। नाइट में 11-12 बजे 1 बजे भी मैं जाके वहाँ ऐसे अकेले एरिए में जाके और टार्च जला के काम करता रहता था। महसूस होता था थोड़ा उसकी चहल चहल कदमी महसूस होती थी। ये या ऐसा लगता था कि वो काम कर रहा है, खटर पटर कर रहा है अपना काम में लगा है वो। ऐसा मैं देखता था कि काम में लगा है, और कमेंट भी मैं कर देता था कि हाँ भाई खैनी काम चल रहा है अंधेले में। हम और ये भी कहता था डरवाना अरवाना नहीं मेरे को। और जाके देखता भी था टार्च आर्च से, तो वो देखता तो नहीं था, लेकिन ऐसा लगता था कि उसका कार्य प्रगति पे है, अपने काम में लगा है वो, जहाँ पे करता रहता था। तो वहाँ से मैंने एक मंदिर था, 2 मंदिर थे दुर्गा जी के, इस पार उस पार। तो कभी नाइट में 12-1 बजे में एक अच्छी सुंदर स्त्री सजी संवरी देवी बिल्कुल साक्षात मंदिर तरफ जाते हुए, जैसे उस मंदिर से आ रही हो इस मंदिर में जा रही, ऐसा मैं ऊपर से देखता था। तो अब 1 बजे कौन ऐसा सच समझ के श्रृंगार करके लाल साड़ी में हैं और पायल बजाते हुए और दमकता हुआ चेहरा सब झमाझम चलते हुए मंदिर तरफ जाते देखता था। तो हम समझ जाते थे कि ये देवी जी हैं जो मंदिर में पूजा पाठी होती है, और उस मंदिर से शायद नाइट में आवागमन होता होगा। हमारा तो यही सोचना था, जो भी सच्चाई रही हो, तो ये तो हम अनुभव बताते हैं। अब इनमें क्या सही है नहीं है, ये तो मेरा दिमाग काम नहीं करता है, और दिमाग जितना काम करता है तो वो तो मैं बता ही देता हूँ। और मगर मैं मानता हूँ, क्योंकि कहीं से भी कन्फर्म करने के बाद यही लगता है कि ये एक एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी जिसको कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होती है। इसके ये जो चेतना है, इसके चारों तरफ एक वाइब्रेशन की फील्ड होती है। जैसे छोटी छोटी भुनगी का झुंड आ जाता है, मधुमक्खियों का झुंड आ जाता है, चिड़ियों का झुंड, चमगीदड़ों का झुंड आपके चारों तरफ आ जाए, घेर ले। मधुमक्खियों का झुंड आपके चारों तरफ आ जाए, शोर करते हुए घेर ले। तो ये एनर्जी वाइब्रेट, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन, लगभग जैसे किसी मोटर को ढीला छोड़ दो चलाने में, और उसको बेस को अच्छे से न कसो, तो 1500 RPM में चलने में जो वाइब्रेशन पैदा होगा बड़े से इक्विपमेंट का, और वो वाइब्रेशन पूरे शरीर को अंदर घुस जाएगा, और अंदर वो एक वेव्स जैसे, और अंदर पूरे अंदर जो खून चल रहा है, हृदय चल रहा है, गुर्दा चल रहा है, जितना भी चल रहा है, उसको वो वाइब्रेशन डिस्टर्ब कर देता है, उसको कैप्चर कर लेता है। ऐसा मेरी समझ में आया है, जो मैं रिसर्च करता रहता हूँ। और वो वाइब्रेशन अटैक करता है, जैसे मधुमक्खियाँ अटैक कर देती किसी वजह से गुस्सा होके। तो मधुमक्खी तो छोटी रहती हैं,
लेकिन उनकी संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। इसी तरह नेगेटिव एनर्जी भले छोटे रूप में रहती हो सब, लेकिन ये बहुत ज़्यादा संख्या में रहते हैं। ऐसा मैंने और उनका कोई एक बॉस बॉस रहता होगा जो कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, घूम रहे भाग रहे पूरे एटमॉस्फेयर में। गंदी जगहों में रहना पसंद करते हैं। जो गंदी एनर्जी है, ज़्यादातर एक गंदी ही शक्तियाँ हैं जो इंसान को परेशान करती हैं, गंदगी में रहने वाली। और जैसे चमगादड़, उल्लू गंदगी में रहते हैं, वीराने में रहते हैं, भुनगी, मच्छर, इस टाइप से ये नेगेटिव एनर्जी भी गंदगी पसंद होती है, वीरानगी पसंद होती है और घूमती रहती है। बस जो सामने पड़ गया या उनके एरिया में जहाँ उनका निवास स्थान है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता लगा है, वहाँ से निकल गुस्सा आ गई किसी वजह से। इसी तरह ये नेगेटिव एनर्जी भी और इनकी संख्या की वजह से पावरफुल होते हैं। शरीर तो नहीं होता है, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, बहुत खतरनाक होते हैं। अंदर पूरे बॉडी को कैप्चर कर लेते हैं, माइंड डिस्टर्ब कर देते हैं, पूरा विजन रेटिना पर कब्जा कर लेते हैं, लगता है दिमाग पर कब्जा, पूरे शरीर पर कब्जा कर लेते हैं। और ऐसा लगा करता है कि ये